बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद शुएब सिद्दीकी और आप मेरा चैनल देख रहे हैं शुएब व्यूज़। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आजकल मैंने प्रोग्राम शुरू किया हुआ है पावर प्लांट ट्रेनिंग ऑपरेटर की ट्रेनिंग के बारे में, तो उस सिलसिले में जो काफ़ी एपिसोड जो है मैं किस्तें जारी कर चुका हूं। और आजकल जो टॉपिक चल रहा है वो सेफ्टी से रिलेटेड है और वो है आज का टॉपिक है वर्क परमिट या परमिट टू वर्क। किसी भी का चीज़ वाले पे काम करने के लिए जो एक परमिट जो इशू किया जाता है उसे परमिट टू वर्क कहते हैं। ये परमिट जो है गैर मामूली जो चीज़ें हैं उस पर काम करने के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। PTW यानी कि परमिट टू वर्क एक ऐसी रस्मी दस्तावेज़ात है जो कि किसी भी सिस्टम पे काम करने के लिए दी जाती है। उस सिस्टम पे काम करने के लिए जो मेंटेनेंस स्टाफ है उसको आगाह किया जाता है ये सिस्टम, ये आले में ये चीज़ आइसोलेट है, ये डी आइसोलेट है, ये सिस्टम इतना एनर्जाइज है। सारी तफसीलात उस वर्क परमिट में लिखी जाती है कि आपने किस तरह का काम करना है, किस चीज़ को छेड़ना है या नहीं छेड़ना। हर चीज़ उस वर्क परमिट में जो वो है वो तहरीर की जाती है। ये जो आला है किस जगह लगा हुआ है, कि किस काम आता है, इसमें प्रेशराइज है या डीप्रेशराइज है, इसमें एनर्जी है या डी एनर्जाइज है, और इसमें ख़तरात क्या हैं। केमिकल के ख़तरात हैं, मसलन फिसलन के ख़तरात है, हाई जो चढ़ने के ख़तरात है, या किसी जगह काम जो कन्फाइन के ख़तरात हैं। हर चीज़ जो है इस परमिट में लिखी जाती है। तो ये परमिट कई किस्म के होते हैं। सबसे पहले तो कोल्ड वर्क परमिट है। इसमें ऐसे आलात उस पर है जिसमें किसी किस्म की आग लगने का ख़तरा नहीं होता, ये कोल्ड वर्क परमिट कहलाते हैं। उसके बाद हॉट वर्क परमिट है। इसमें आलात में आग लगने का खतरा होता है, जैसे वेल्डिंग है, ग्राइंडिंग है, ये हॉट वर्क में आते हैं। इसमें बिजली का काम जैसे है, इसमें स्पार्क का खतरा होता है, ये सब हॉट वर्क में आते हैं। तो ये हॉट वर्क परमिट है, इसके लिए अलग सी प्रिकॉशंस हैं, वो सारी दी जाती हैं। और तीसरा जो है मेन तो ये दो हैं, कोल्ड वर्क और हॉट वर्क। उसके बाद इसके सर्टिफिकेशन है, मसलन कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस ऐसा परमिट होता है जो कहीं अंदर जाके किसी विसल में काम करना है या किसी गहरी जगह पे जाके काम करना है। ऐसी गहरी जगह जिसका जो गहराई जो है 8 फुट से ज़्यादा है, उसमें अगर आपने जाके काम करना है तो उसके लिए कन्फाइंड स्पेस है। या किसी वेसल के अंदर काम करना है जो चारों तरफ से बंद है, उसमें जो रास्ता है एक ही है और आने जाने का मैनहोल वगैरह से, तो ऐसी जगह काम करना है या किसी बॉयलर पे काम करना है, वो भी कन्फाइंड स्पेस में आता है। तो ये कन्फाइंड स्पेस परमिट है। कन्फाइंड स्पेस का मतलब यह है कि यहाँ डेफिशिएंसी किस किस्म की हो सकती है। यहाँ डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, या किसी गहरी गैस का खराज हो सकता है। इस कन्फाइंड स्पेस के लिए स्पेशली एक मॉनिटर किया जाता है उस एरिया की, उसमें गैस कितनी, उस एरिया में ऑक्सीजन क्या है, कोई क्लोरीन तो नहीं है, किसी किस्म की और गैस तो नहीं है। तो इस गैस मीटर से सारे चेक करने के बाद ये कन्फाइंड स्पेस दिया जाता है। उसके बाद जो एक इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट है, वो भी इलेक्ट्रिकल इसके हॉट वर्क का ज़ैली परमिट है। और इसके बाद अगर ऊंचाई पे काम करना है, ये एक अलग से परमिट जाता है हाइडिंग का। तो इस तरह जो है केमिकल पे काम करना है आपने, उस पे केमिकल के लिए अलग से परमिट जाता है। आपने रेडियोग्राफी करनी है किसी जगह की, उसके लिए अलग से एक रेडियोग्राफी का परमिट जाता है। तो इस तरह वर्क परमिट की ये किस्में हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि परमिट में PTW में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पहले जो करने वाले काम है उस पर डिस्कस करते हैं। एक हमें पता होना चाहिए कि हम इस बात को यकीनी बनाएं इसमें शामिल तमाम एहलकार को काम की इजाज़तनामे के निज़ाम में मुनासिब तरबियत दी गई है, वो अपने किरदार और अपने जिम्मेदारियों को समझता है। नंबर 2 में ख़तरे की मुकम्मल तशख़ीस करें,
काम से वाबस्ता तमाम मुमकिनात ख़तरात का जायज़ा लें और ख़तरात को कम करने के लिए हिफाजती इक़दाम की दस्तावेज़ को तैयार करें। नंबर 3 में जो इजाज़तनामा यानी कि परमिट है उसको किसने जारी किया है और किस जगह जारी किया है, इसकी तस्दीक करें कि जो इस पर परमिट इशू हुआ है और किसको इशू हुआ है, वो सारी उसकी तस्दीक की जाए कि इसमें ये तो नहीं है कोई अनऑथराइज्ड पर्सन को ये परमिट इशू हो गया हो, तो इस या किसी अनऑथराइज्ड पर्सन ने इस परमिट को जारी कर दिया हो, इसकी आप ज़रूर तहकीक करें। नंबर 4 में डिजिटल फॉर्मेट में या हार्ड कॉपी में इस परमिट को तैयार किया जाए। इस परमिट के मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसमें इसके फॉर्मेट। तो इसमें आप देखेंगे कि हर चीज़ मेंशन है कि उस परमिट में क्या क्या चीज़ें लॉक है, क्या क्या नहीं है, किस काम से आपको मना किया गया है, क्या क्या टेस्ट आपने किया है नहीं किया, हर चीज़ इस परमिट में वाज़ेह होती है। इसको हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करते हैं। नंबर 5 पे आप ये परमिट इशू के बाद आप यकीनी बनाएं जहां काम करना है वहां जो है आपकी कम्युनिकेशन वहां काम करने वाले से मुस्तकिल रहे कि कितना काम हो गया है, कैसे काम हो रहा है, कोई से प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उसकी जो कम्युनिकेशन है वो मुस्तकिल तौर पे उसको मॉनिटर किया जाए। अब हम आते हैं इसमें कि जो काम हमने जो ना करने का काम है, यानी कि हमने जो काम नहीं करने वो ये है कि हम ख़तरे की तशख़ीस को छोड़े ना। हमने लाज़मी ख़तरे की तशख़ीस करनी है, इस काम को ना करें कि आप इसको जो जिस जगह काम हो रहा है उसको आप अनअटेंडेंट छोड़ दें, वहाँ ख़तरा जो है उसको आप आगाह ना करें या आपको पता ना हो कि वहाँ क्या ख़तरा है। ये काम जो है नहीं करना कि आप उस इलाके की तशख़ीस ना करें, वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं। दूसरा, किसी भी गैर मुजाज शख्स को काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, किसी भी गैर मुजाज शख्स को काम नहीं करना चाहिए और अनट्रेंड लोगों को काम नहीं करना चाहिए, अनट्रेंड लोगों को काम नहीं करना चाहिए। और कम्युनिकेशन को जो है वो कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। और जो आपको परमिट दिया गया है वो परमिट अपनी जगह जहाँ आप काम करना है उसको वहाँ लटकाएं उसको, ताकि कोई भी सेफ्टी वाला आता है वो देखता है कि हाँ कि साले पे काम हो रहा है, इसी परमिट है या का नहीं है। ऐसा ना हो कि परमिट आपकी जेब में हो, आपको परमिट को वहाँ चस्पा करना है वाज़े तौर पे ताकि कोई भी आके देख सके। जो परमिट कैंसिल करने से पहले इस बात को यकीनी बनाएं कि आपने इस जगह काम मुकम्मल कर लिया है और इस जगह को बिलमाल में लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसमें आप ऐसा ना करें कि आप परमिट जो है वो ले गए, अभी काम जारी है और परमिट आप वापस कराने चले गए। ये तो थे वर्क परमिट, और अब मैं आपके साथ वर्क परमिट के जो कुछ अटैचमेंट है वो आपके साथ शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा कि जो है वर्क परमिट में क्या क्या चीज़ें होती है और ये कितनी किस्म के होते हैं, उनका क्या पैटर्न होता है। तो हम डिस्कस करेंगे अब वर्क परमिट जो है उनके फॉर्मेट के बारे में। फॉर्मेट तकरीबन एक जैसे हैं, कोल्ड हो, हॉट हो या कन्फाइंड स्पेस हो, तो उस पर हम अब कोल्ड वर्क परमिट जो है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आप ये परमिट देखें, इसमें टॉप पे जहाँ कंपनी का नाम होता है, जिस कंपनी ने या पावर प्लांट है उसका नाम है, उसके नीचे अगर आप देखें लेफ्ट पे आपकी डेट आ जाती है और राइट पे जो है वो वर्क परमिट आ जाता है कि वर्क परमिट का नंबर क्या है। उससे नीचे जो जिस आदमी को परमिट इशू हो रहा होता है उसका नाम होता है, उसके साथ कि जिस कंपनी का वो नुमाइंदा है, किसी कॉन्ट्रैक्ट का है तो उस कॉन्ट्रैक्ट कंपनी का नाम, वेंडर का है उसका नाम, या कंपनी का अपना है उसका, कंपनी के अपने जो मेंटेनेंस स्टाफ है उसका है, उस कंपनी का नाम जो आगे आता है। उसके साथ ही फिर आगे डिस्क्रिप्शन आ जाती है। इस डिस्क्रिप्शन में तमाम तफसीलात दर्ज होती है कि उन्होंने क्या काम करना है, किस आले पे काम करना है, तो वो इसमें दर्ज होता है। इससे नीचे आ जाती है एरिया, इक्विपमेंट जो है वो कहाँ इस कौन से एरिया में इक्विपमेंट लगा हुआ है, और उसके बाद इस परमिट का इशू का टाइम क्या है और कैंसिलेशन टाइम इसका क्या चीज़ है।
तो एक तो इसमें परमिट इशू में देखें कि शिफ्ट ड्यूटी के दौरान एक परमिट वैलिड होता है। मसलन अगर शिफ्ट ड्यूटी आपकी 12 घंटे की है, 8 से 8 बजे तक है, तो परमिट 8 बजे से 8 बजे तक परमिट होगा। उसके बाद अगर काम जारी है तो नया परमिट आके नई शिफ्ट से लेना पड़ेगा। ये परमिट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। तो या 8 घंटे की शिफ्ट है तो 8 घंटे बाद परमिट कैंसिल हो जाएगा। ये तो डिपेंड करता है आपकी शिफ्ट कितनी है। एक शिफ्ट के लिए ये परमिट जो है वो वैलिड होता है, अगली शिफ्ट के लिए नया परमिट लेना पड़ता है। तो ये उसका टाइम हो गया। उसके नीचे अगर आप देखें नेचर ऑफ वर्क के, इसमें नेचर ऑफ वर्क में ये है कि ये किसका, यानी कि मैकेनिकल का काम है, इलेक्ट्रिकल का काम है, केमिकल का काम है या फिर सिविल वर्क है। ठीक है, ये इसमें 4 शोबे हैं। इसमें और भी शोबे बढ़ाए जा सकते हैं। ये तो एक पैटर्न, एक कंपनी का पैटर्न है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस पैटर्न को थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है। इसके बाद नीचे आ जाता है टाइप ऑफ हैजर्ड्स। इस टाइप ऑफ हैजर्ड में इसमें आपने टिक करना होता है कि एनर्जाइज इक्विपमेंट हैजर्ड है, इसमें क्या है, फायर हैजर्ड है या इसमें रेसिप्रोटरी हैजर्ड है या केमिकल हैजर्ड है। ठीक है, इसमें जो है वो इन हैजर्ड्स को आपने टिक करना। अगर वहाँ कोई मौजूद हैजर्ड्स है तो जो नीचे बॉक्स है इसमें आपने टिक करना होता है। इसी तरह जैसे ऊपर वाला है मैकेनिकल का काम, तो मैकेनिकल को वर्क को टिक करेंगे, इलेक्ट्रिकल का है तो इलेक्ट्रिकल को टिक करेंगे, केमिकल का है तो केमिकल का जो है, या सिविल है तो सिविल का करेंगे। तो इसको आपने टिक करना होता है। इससे नीचे आप देखेंगे तो इसमें गैस टेस्ट की है कि गैस टेस्ट किया या नहीं, यानी कि गैस टेस्ट कंडक्टेड है, जिसमें यस या नो है। किस आले से ये गैस टेस्ट किया है, उस आले का एक नंबर होता है, वो नाम होता है, उस आले का नंबर या नाम लिखना है। उसके नीचे जो है आपने कन्फर्म करना है कैलिब्रेशन जो हुई है वो अपना कब हुई है, या कैलिब्रेशन हुई है कि नहीं हुई, और गैस रिसेट रिक्वायर्ड है या नहीं है। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, यानी कि यहाँ जिस एरिया में काम हो रहा है जो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी है नहीं करनी। अगर करनी है तो यस कर देते हैं, नहीं करनी तो नो कर देते हैं। अगर करनी है तो फिर आपको आले को वहाँ मुस्तक रखना पड़ता है, उस पर एक अटेंडेंट बिठाना पड़ता है, वो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करता रहता है उस एरिया की। इसी आगे इसके आप देखेंगे, आगे आपके राइट में गैस जो कंडक्टर लिखा हुआ है, इस पे आप ये लेवल है जो गैस का टेस्ट किए हुए हैं, यानी कि इसमें एक्सप्लोजिविटी कितनी है, यानी कि बिलो 10% होनी चाहिए एलईएल से, और ऑक्सीजन लिमिट 19.5 टू 23.5% होनी चाहिए। टॉक्सिटी जो है CO की 25 से 35 और H2S की 10 to 14 ppm होनी चाहिए, और क्लोरीन जो है बिलो 0.5 ppm होनी चाहिए। इसमें जो आप जो नीचे खाने हैं उसमें हमने लिखना है कि भाई यहाँ जो गैस टेस्ट किया है उसकी वैल्यूज़ ये आई हैं। यहाँ सारी वैल्यूज़ लिखी जाती हैं, और वैल्यूज लिखने के बाद उसका जिस टाइम गैस टेस्ट किया उसका टाइम है, और अगर जिसने ये गैस टेस्ट किया उसके आगे उसके सिग्नेचर होते हैं कि इसने गैस कंडक्ट किया हुआ है। इसके बाद जनरल रिक्वायरमेंट आ जाती है। इसमें एरिया इक्विपमेंट लाइन रेडी है या नहीं है, इसमें यस या नो। साइट स्पेसिफिक हैजर्ड एक्सप्लेन, यानी कि अगर वहाँ को साइड हैजर्ड्स है ऐसे जिसको एक्सप्लेन करना है, आपने जो काम करने वाला उसको एक्सप्लेन किया है नहीं किया। यहाँ ये हैजर्ड्स हो सकते हैं, केमिकल हैजर्ड्स है, इलेक्ट्रिक हैजर्ड्स है, बहुत सारे हैजर्ड्स होते हैं, वो आपने एक्सप्लेन करने हैं। भाई यहाँ ये काम कर रहे हैं, इसमें हैजर्ड ये हो सकते हैं, तो उसको आपने एक्सप्लेन किया या नहीं किया। उसके बाद एमरजेंसी एग्रेस प्लान, यानी कि आप पे इमरजेंसी प्लान जो है वो आपने बनाया नहीं, कोई खुदा खासा कोई हादसा हो जाता है तो आपने एग्जिट का रास्ता किया है कि आपने उसको प्लान किया है, कैसे करना है, क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी। तो वो सब एक प्लान होता है, वो आपने उसको प्लान को किया या नहीं किया, इसमें यस या नो करना है। ज़्यादातर ये इसमें यस ही होते हैं क्योंकि ये लाजमी जुज़ है, इमरजेंसी प्लान भी लाजमी जुज़ है। इसके अलावा जो साइट हैजर्ड है उसको भी एक्सप्लेन करना भी लाजमी जुज़ है, और एरिया और लाइन रेडी को बताना भी लाजमी जुज़ है। नंबर पे आप देखेंगे इसमें है MSDS
मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। कोई भी मटेरियल होता है उसकी एक डाटा शीट, जो मटेरियल बन रहा है उसकी एक डाटा शीट हर कंपनी प्रोवाइड करती है, वो अवेलेबल होनी चाहिए। इसका एक अलग से एक फोल्डर होता है, वो फोल्डर जो है उसमें ये शीटें लगी होती है। उस शीट को आपने जो भी काम हो रहा है उसका रिलेटिव शीट को उससे आपने जो है काम करने वाले से डिस्कस करना है और बताना है इसका ये डाटा शीट है। इसमें तीन कॉलम है। पहले कॉलम में तो ये 4 चीज़ें शामिल थी, सॉरी 5 चीज़ें। एरिया इक्विपमेंट लाइन रेडी, साइट स्पेसिफिक हैजर्ड एक्सप्लेन्ड, इमरजेंसी एग्रेस प्लान और कंटेनर्स लेवल। 4 नंबर पे कंटेनर लेवलिंग ओके, ये मैं भूल गया था। ये कंटेनर लेवलिंग ओके, कंटेनर लेवलिंग ओके मतलब है कि जो जिस जगह काम करना है वहाँ लेबल प्रॉपर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, उस पता है ये इस चीज़ पे इन्होंने काम करना है, इस कंटेनर पे काम करना है या किस चीज़ पे काम करना है, वो जो है वहाँ एक प्रॉपर उसका नाम वाज़ेह है कि नहीं है। और 5वें पे वो जैसे बताया MSDS है, वो इंफॉर्मेशन जो है अवेलेबल होनी चाहिए। इसके अलावा जो दूसरे कॉलम में देखें तो इसमें इक्विपमेंट कंडीशंस हैं। ये पहली जनरल रिक्वायरमेंट्स थी, ये रिक्वायरमेंट्स हमारे पास होनी चाहिए। दूसरी आ गई है इक्विपमेंट कंडीशन। इसमें इक्विपमेंट आउट ऑफ सर्विस, जिस इक्विपमेंट में काम करना जा रहे हैं आप, वो सर्विस में है या नहीं है, इस पे आपने टिक करना है कि भाई वाकई अगर सर्विस में है से आउट ऑफ सर्विस करना है, क्या करना है। तो वो फिर ये जब आप टिक करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा हाँ मैंने इसे चेक करना है और इसे सर्विस में है या नहीं है, इसको आपने जो है ना टिक करना है। अगर इक्विपमेंट पे काम करना है और उस पर लॉकआउट टैगआउट रिक्वायर्ड है तो इससे लॉकआउट टैगआउट किया है या नहीं किया, इस पे यस या नो करना है। बाज़ जगह लॉकआउट टैगआउट रिक्वायर्ड नहीं होता, वैसे ही परमिट इश्यू होता है काम करने का और वो परमिट पे काम कर लिया जाता है लॉकआउट टैगआउट के बगैर। तो उस पर आपने अगर लॉकआउट टैगआउट किया है तो यस कर देना है, नहीं किया तो नो कर देना है। इसके अगला है ऑल वॉल ब्लॉक्ड और ब्लाइंड। इसमें अगर किस सिस्टम पे काम करना है, इसमें आपने अगर लॉकआउट टैगआउट किया हुआ तो उसके वाल सारे बंद किए हुए हैं और ब्लाइंड किए हुए हैं, इसमें कोई हैजर्ड तो नहीं है, यस या नो इससे करना है। इसके बाद आता है इक्विपमेंट डीप्रेशराइज। जिस आप इक्विपमेंट में काम करने जा रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए प्रेशराइज है या डीप्रेशराइज है। तो उसमें भी आपने लिखना है कि ये इक्विपमेंट डीप्रेशराइज है या प्रेशराइज है। इसके अगला है स्टेप इक्विपमेंट ड्रेन का। इसमें आपने लिखना है कि इक्विपमेंट ड्रेन है या नहीं ड्रेन। रिक्वायरमेंट होती है काम करने की, बाज़ जगह काम कर ड्रेन जो चाहिए होता है इंडस्ट्री स्टाफ को, और बाज़ों का डिप्रेशर चाहिए होता है इसलिए, और बाज़ों का नहीं चाहिए होता, इसीलिए ये चीज़ें हैं कि ये डिप्रेशराइज्ड है या प्रेशराइज है, ड्रेन है या नहीं ड्रेन, इसको आपको टिक करना है। इसके बाद है इक्विपमेंट स्टीम्ड। इससे भी देखना है कि इक्विपमेंट जो है वो स्टीम्ड है, इस यस या नो करना है। इससे अगला है इक्विपमेंट नाइट्रोजन पर्ज। इक्विपमेंट नाइट्रो पर कुछ ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जहाँ पर्जिंग की लाजमी ज़रूरत होती है, मसलन जो गैस की लाइन पे काम करना है, किस तरह करना है, तो इस पर आपने लिखना है ये पर्ज है या नहीं है, सारा इस पर आपने मेंशन करना है इक्विपमेंट जो है नाइट्रोजन पर्ज है या नहीं है। इसके नीचे आ जाता है इक्विपमेंट अर्थिड। जो इस इक्विपमेंट में काम करना है वो अर्थ है या नहीं अर्थ है, इस बारे में आपने टिक करना है। उसके बाद है एयर मूवर और ब्लोर वर्किंग, यानी कि जिस जगह आपने काम करना चाहे वहाँ अगर आपको एयर मूवर की ज़रूरत है या आपको एयर ब्लोअर की ज़रूरत है तो वहाँ वो अवेलेबल है, काम कर रहे हैं नहीं कर रहे या नहीं ज़रूरत, तो उस पर नो कर देना। इससे नीचे आ जाता है वेंट ओपन। जिस सिस्टम पे काम करना है अगर आप उन मेंटेनेंस की रिक्वायर्ड है, वेंट को ओपन चाहिए, डिप्रेशराइज चाहिए, तो इस पर आपने मेंशन करना है कि है या नहीं है। इससे नीचे 12 नंबर पे है इक्विपमेंट लॉस कंटेंट, यानी कि इस पे अगर इस इक्विपमेंट पे पहले काम हुआ है, इस पे कोई हैजर्ड मटेरियल है, कोई डेंजरस मटेरियल इसमें था, कोई रेजिडुअल ना रह गया हो,
तो इसमें जो है ना, इसमें एक्सप्लेन करना है। इस पे जो इसके ऊपर पहले काम हुआ था, इसमें ये जो हैज़र्ड मौजूद था और इस हैज़र्ड्स को रिमूव हुआ या नहीं हुआ, तो ये जो है वो आपने इसमें लिखना है। नंबर 3 पे आप देखें तो कॉलम नंबर 3 पे लिखा हुआ है प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, यानी कि जहां आप काम करने जा रहे हैं आपने जो वहाँ प्रोटेक्शन है अपनी, वो क्या क्या इस्तेमाल करनी है। नंबर 1, स्पेशल इक्विपमेंट कोई चाहिए या नहीं चाहिए। हियरिंग प्रोटेक्शन वहाँ है, कोई साउंड ज़्यादा है तो हेयर प्रोटेक्शन चाहिए। आई प्रोटेक्शन है, आपने ग्राइंडिंग का या वेल्डिंग का काम करना है तो प्रोटेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए। फेस शील्ड है, वेल्डिंग वगैरह में इस्तेमाल होती है, वहाँ चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको ऐसी ये ज़्यादातर जो प्रोटेक्टिव है, आप जो हॉट वर्क है इसमें ज़्यादा वो जो है ये इस्तेमाल होती है। बाहर कोल्ड वर्क में भी लिखा जाता है कि आपको क्या चाहिए। 5वें पे है केमिकल ग्लव्स के बारे में है। 6 पे केमिकल बूट्स है। 7वें में केमिकल सूट है। 8वें प्रॉक्सिमिटी सूट है, यानी कि इलेक्ट्रिकल काम के लिए। 6वें में रेस्पिरेटर है। 9वें में रेस्पिरेटर है। 10वें में SCBA है और 11 में फॉल प्रोटेक्शन है। 12 में रेडियो है और 13 इसी तरह अदर है। तो ये जो प्रोटेक्शन आपकी है, ये प्रोटेक्शन जो आपने लेनी है उसमें आपको टिक किया जाता है कि आपको ये प्रोटेक्शन वहाँ रिक्वायर्ड है। इस प्रोटेक्शन के साथ आप काम करते जाएं। आगे लिखा हुआ परमिट वाइड इफ कंडीशन चेंज, यानी कि अगर कोई कंडीशन चेंज हो जाती किसी वजह से तो आपने इस परमिट को ये ख़त्म हो जाएगा। इससे नीचे लाइन है, इसमें है सेफ्टी प्रिकॉशंस। सेफ्टी प्रिकॉशन में अगर कोई आपने सेफ्टी प्रिकॉशन लेनी है तो वो मेंशन होती है कि ये सेफ्टी प्रिकॉशन आपको यहाँ चाहिए होगी। तो नीचे है स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, अगर कोई है तो वहाँ मेंशन करें। उससे आगे है CSE कन्फाइंड स्पेस परमिट। अगर इस पे कोई कन्फाइंड स्पेस परमिट इशू हुआ है तो इस जगह उस कन्फाइंड स्पेस परमिट का नंबर लिखना है और उससे आगे लॉकआउट टैगआउट नंबर। अगर आप लॉकआउट टैगआउट आपका कोई इशू हुआ है तो इस पे आपने लॉकआउट टैगआउट रखना है। इससे नीचे है एक्सपेक्टेड एरिया वर्क एरिया जॉब प्रिपरेशन आर कंप्लीट एंड इट इज ए सेफ टू वर्क। इसमें सारा आपने लिखना है कि ये जो है अपना सेफ टू वर्क है और जो है ना जो हमने मसला अगर लॉकआउट टैगआउट कर लिया है कि या तो लॉकआउट टैगआउट है, और अगर परमिट करना है जिस किस्म का परमिट है उसके हिसाब से ये एरिया काम के लिए सेफ है। शिफ्ट सुपरवाइजर इसके आगे साइन करेगा कि ये एरिया काम करने के लिए सेफ है। इसके बाद नीचे वाली लाइन में है इंस्पेक्टेड एरिया अंडरस्टैंड एंड इंस्ट्रक्शन एंड इंस्ट्रक्टेड द क्रू, यानी कि अपना जो मेंटेनेंस स्टाफ है जो परमिट की वसूल कर रहा है वो ये कंफर्म करेगा उसने इंस्ट्रक्शन पे जो है ना अपने क्रू को सारा बता दिया है और सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड हो गया जो ऊपर लिखी हुई है। इसके सामने मेंटेनेंस जो अथॉराइज पर्सन है वो साइन करेगा। उसके बाद जब जॉब कंप्लीट हो जाता है और परमिट वापस आता है तो मेंटेनेंस स्टाफ इस पे लिखता है कि जॉब कंप्लीट हो गया है और कोई जो अगर रिमार्क्स देना चाहेगा वो रिमार्क्स देगा। उसके बाद ये जो आगे ऊपर साइन करेगा और उसके बाद ये जनाब सुपरवाइज़र जो है वो देखेगा एरिया को। अगर जॉब कंप्लीट हो गई है तो कंप्लीट कर देगा और इस पर आगे रिमार्क्स लिख देगा और टाइम लिख देगा और आगे अपने साइन कर देगा। ये तो था कोल्ड वर्क परमिट। अब हॉट वर्क परमिट में अगर हम देखते हैं तो उसमें थोड़ा सा चेंज है। तो जनाब ये देखें, ये हॉट वर्क परमिट है, ये तकरीबन एक जैसा ही है। इसमें ऊपर की जो 3-4 लाइनें हैं वो तो सेम ही है। उसके नीचे जो कॉलम या रो आती है वो नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से आती है कि ये हॉट वर्क है, कोल्ड वर्क है, इसमें सैंड ब्लास्टिंग है, केमिकल वर्क है, इलेक्ट्रिकल वर्क है, व्हीकल एंट्री है, हॉट टैप है या एक्सकेवेशन है। तो इसमें जो है वो ये एक रॉ ये एक्स्ट्रा है। दूसरी रॉ टाइप ऑफ हैजर्ड्स में इसमें आ जाता है कि कंबस्शन हैजर्ड्स, इसमें वेल्डिंग का हैजर्ड है या कटिंग का हैजर्ड है या ब्रेजिंग हैजर्ड है जो आग लगाने के बायस हो सकते हैं, और या स्पार्क प्रोडक्ट हैजर्ड्स है। स्पार्क प्रोड्यूसिंग हैजर्ड्स में यानी कि चिपिंग है, ग्राइंडिंग है या ड्रिलिंग है। उससे आगे है केमिकल हैजर्ड्स, इसमें टॉक्सिक्स है या क्रोसिव है या फ्लेमेबल है।
इसमें अगला आगे स्पेशल प्रोसीजर में है, लाइव इक्विपमेंट पे काम करना है या वेसल एंट्री है। तो ये टाइप ऑफ हैजर्ड इसमें है, एक कॉलम एक्स्ट्रा जो दिया गया है, ये शो करता है कि आपने इसमें क्या क्या हैजर्ड्स हो सकते हैं। आग लगने का हैजर्ड्स है, चिंगारी का हैजर्ड्स है या केमिकल हैजर्ड्स है, किस किस्म का हैजर्ड्स है वो इसमें मेंशन किए हुए हैं। उससे नीचे वाला कॉलम सेम वही है, गैस टेस्ट वाला। और उससे नीचे जो कॉलम है वो जो कोल्ड वर्क परमिट में था वो भी सेम ही है, दोनों एक ही है। इसमें सिर्फ जो चेंजिंग है वो है फायर वॉच की और फायर एक्सटेंशन जो है वो कौन सा इस्तेमाल होगा, ये एक चेंज है जो इसमें मौजूद है। जो आखिर में है एक्सपेक्टेड वर्क एरिया, जॉब प्रिपरेशन एरिया कंप्लीशन एट द वर्क ऑफ सेफ वर्क, इसमें थोड़ा चेंज है। इसमें एरिया ऑपरेटर भी साइन करता है और शिफ्ट सुपरवाइजर भी साइन करता है। और जो नीचे इसके नीचे ये एक्सपेक्टेड द वर्क एरिया, अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन एंड इंस्ट्रक्टेड द क्रू में, इसमें कंट्रैक्टर जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका सुपरवाइजर भी साइन करता है और मेंटेनेंस जो हमारा है सुपरवाइजर भी साइन करता है। आखिर में जो कोल्ड वर्क परमिट के हिसाब से वही पैटर्न है कि जॉब कंप्लीट हो जाती है तो मेंटेनेंस स्टाफ से वापस करता है, फिर साइन करता है, सुपरवाइजर उसको एक्सेप्ट करता है, एरिया को चेक करता है और फिर इस वर्क परमिट को रिलीज कर देता है। अब हम आते हैं कन्फाइंड स्पेस परमिट की तरफ, वो भी तकरीबन एक जैसा ही है, थोड़ा बहुत फ़र्क है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कन्फाइंड स्पेस परमिट तकमील ट्रू कॉपी है कोल्ड वर्क परमिट की। इसमें सिर्फ एक चीज़ चेंज है, एक फिक्रा इसमें आप देखें लिखा हुआ है, एक्टिवेट इमीडिएटली इफ कंडीशन चेंज, यानी कि अगर कोई कंडीशन चेंज होती है फ़ौरन एरिया से निकल आए, कन्फाइंड स्पेस से बाहर निकल आए। मसलन आप देखते हैं आप ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो रही है या कि आप स्मेल सूंघते हैं किसी किस्म की गैस की, फ़ौरन एरिया से कन्फाइंड स्पेस से निकल आए। सिर्फ एक चीज़ इसमें जो है ज़्यादा मेंशन है। और नीचे वाली रो में जैसा हॉट वर्क में है कि इसमें प्लांट ऑपरेटर भी साइन करता है और शिफ्ट सुपरवाइजर भी साइन करता है, सिर्फ इतना फ़र्क है कन्फाइंड स्पेस में। बाकी यह है कन्फाइंड स्पेस में जो आपने रीडिंग लेनी है, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी है, वो एक जो है आपने मेंटेन करना है, या एक शीट इसके साथ अटैच होती है, वो कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट के नाम से होती है। जो भी आदमी कन्फाइंड स्पेस में दाखिल हो रहा है वो उस पर मेंशन करता है कि ये इतने बजे ये आदमी जो है, ये वर्कर जो है वो कन्फाइंड स्पेस में दाखिल हुआ है। जो वापस आता है वो फिर जो है ना इस पर उसका टाइम लिखा जाता है, आगे उसके सिग्नेचर होते हैं कि मैं वापस आ गया हूँ। तो ये एक एंट्री परमिट है, ये सेफ्टी के लिए के कन्फाइंड में जो आदमी काम करने गया है तो आप बाहर ये शीट लगी होती है, पता है कि ये आदमी अंदर काम करने गया है। तो अगर कन्फाइंड स्पेस का एरिया या वेसल किसी को बंद करना है तो उससे जो बंद करने आएगा उसको पता होगा भाई अंदर काम करना है। ये किस्में जो है ये कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट जो है ये एक्स्ट्रा होता है। तो जनाब ये थी वर्क परमिट के बारे में डिटेल सारी, और इसमें कुछ चीज़ें हैं क्योंकि टॉपिक लंबा है, कुछ चीज़ें शायद रह गई हो। तो अगर आपको कुछ चीज़ों की समझ नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मुझे आप अपनी राय से आगाह कीजिए ताकि इसको आपको मैं मज़ीद बेहतर बना सकूं। और इससे पहले भी लॉकआउट टैगआउट पे एक चीज़ रह गई थी। लॉकआउट टैगआउट परमिट में एक चीज़ होती है TLTR, टेम्परेरी रिलीज लॉकआउट टैगआउट, TLTR, ठीक है। तो ये टेम्परेरी लॉकआउट टैगआउट रिलीज होता है, ये ज़्यादातर मेंटेनेंस स्टाफ वाले अपने लीकेज चेक के लिए और इलेक्ट्रिक स्टाफ वाले मोटर ऑपरेशन के लिए ये परमिट लेते हैं। इसमें यही होता है कि ये इसमें जो काम कर रहे होते हैं मुख्तलिफ शोबे, सबसे परमिट वापस से लिए जाते हैं और इक्विपमेंट को टेम्परेरी जो है वो लॉकआउट टैगआउट उसका रिलीज़ किया जाता है। इक्विपमेंट चेक होने के बाद दोबारा से इसको जो इक्विपमेंट को दोबारा लॉकआउट टैगआउट कर दिया जाता है। उसके बाद काम कंप्लीट होने के बाद मुकम्मल रिलीज़ होता है। तो ये लॉकआउट टैगआउट के बारे में एक छोटी सी चीज़ रह गई थी। तो ये तो थी वर्क परमिट के बारे में छोटी सी मेरी वीडियो। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई चीज़ रह गई है मेंशन करने से, बराए मेहरबानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे आगाह कीजिए ताकि मैं उसके बारे में आपको बता सकूं। और इस तरह ये हमारा सेफ्टी के मुतालिक जो एक चैप्टर है
वो कंप्लीट हो चुका है। EHS के बारे में सारी हमारा ये पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको ये तमाम वीडियोस EHS के बारे में पसंद आई होंगी। अगली वीडियो मेरी इंशाल्लाह PNID के बारे में होगी, क्योंकि प्लांट ऑपरेटर जब भी किसी जगह काम करने जाता है तो EHS की ओरिएंटेशन के बाद जो सबसे पहले चीज़ है वो PNID और SOP से उसका वास्ता पड़ता है। तो अगला जो मेरी वीडियो है वो PNID के बारे में और उसके बाद SOP में। PNID का मतलब है कि पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंट डायग्राम, या इसे लोग कुछ प्रोसेस एंड इंस्ट्रूमेंट डायग्राम भी कहते हैं, लेकिन ये एक्चुअल पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंट डायग्राम है, जिसमें आपको बताया गया है कि सिस्टम में कौन सी चीज़ कहाँ लगी हुई है, कौन सा पाइप है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, और इसमें जो इंस्ट्रूमेंट हैं कौन कौन से लगे हुए हैं, वाल हैं, जो भी चीज़ इस एरिया में लगी हुई है सारा इस डायग्राम में शामिल होता है। पाइप का साइज़ क्या है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको जो है इससे सारा समझाऊंगा। अगली वीडियो में भी लंबी भी हो जाए तो उसे 2-3 अपर साइड में कर लेंगे, क्योंकि उसमें लेजेंड जो है वो समझने बड़े ज़रूरी हैं, वो शायद टाइम ले जाए। तो अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि अगली वीडियो जो ही आए वो आप तक पहुँचे। अब फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।